तो जी हाँ प्रिय छात्रों, कक्षा 8 के बच्चों का वेट ओवर हो चुका है और इस वीडियो में फाइनली हम लेकर आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8 का जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो 100% आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका फुल पेपर इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। जी हाँ छात्रों, फुल पेपर इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके स्कूलों में जो है सैटरडे का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है। सो इस वीडियो में सैटरडे का क्वेश्चन पेपर पूरा मेरे पास आ चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से सैटरडे का ये क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी देखिए यहाँ पर वीडियोस आपको बताया जा रहा है, लेकिन सैटरडे का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं बताया जा रहा है। सैटरडे का क्वेश्चन पेपर ही आपको स्कूलों में दिया जाएगा। तो फाइनली सैटरडे का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। सो इस वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, मतलब किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए छात्रों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इसी तरीके से सभी पेपर्स के वीडियो आपको मिल सके। ये आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है दिनांक 27 मार्च का। 27 मार्च का फुल पेपर मेरे पास है। तो चलिए छात्रों देख लेते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से आपको लिखना है। और देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे, जो आपका पिछला था पेपर इसी तरीके से। पूर्णांक है 60 अंक। तो यदि आप इस 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं आपका एक भी नंबर ना कटे, तो इस वीडियो को छात्रों लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 24 आ जाएगी। सेट डी है जो आपको स्कूलों से मिलेगा, सेट डी ही मिलेगा आपको, आप देखना। इसके पश्चात देखिए अनुक्रमांक है, रोल नंबर, कुछ इस तरीके से अंकों में शब्दों में आपको भर लेना है। यहाँ पर शाला के नाम है, स्कूल का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का दिनांक आपको फिल करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे छात्रों, जो आपको सभी पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाए। उसके पश्चात देखिए मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु कुछ यहाँ पर उपयोग हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं। इनको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे जो 1 से 10 तक रहेंगे। 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। सबसे पहले इनके उत्तर हम देखने वाले हैं। उसके पश्चात आपके सभी लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर इसी एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, इसी को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न 1 है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक है, ये किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है, जेम्स मिल ने लिखी है, अब्राहम लिंकन ने लिखी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा छात्रों जेम्स मिल। जेम्स मिल ने लिखी, तो यहाँ पर आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर राइट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 60 में से 60 नंबर आप लेकर आओगे। इसके पश्चात देखिए कुछ इस तरीके से दूसरा है कि खुशन विसी या सुलेख निवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से क्या करते हैं, लिखते हैं, छापते हैं, नकल करते हैं, फिर स्केचिंग करते हैं। तो सुखन विसी किसी कहते हैं जो अच्छे से लिखते हैं। तो लिखते हैं आपको लिख देना है सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि फरमान का अर्थ होता है। फरमान का अर्थ क्या होता है? शाही दरबार, शाही बगीचा, मोहर या फिर शाही आदेश। फरमान मतलब आदेश होता है, शाही आदेश। फरमान को शाही आदेश कहा जाता है। तो डी वाला इसमें आपको राइट आंसर लगाना है। पूरे सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। चौथा प्रश्न है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान शासक थे। तो आपको लिखना है मद्रास के, मैसूर के, बंगाल के या फिर विदिशा के। तो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। मैसूर के शासक थे हैदर अली, टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के थे ये। इसके पश्चात देखिए आपका 5वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 4 ऑप्शंस है कि 1300 में, 1400 में, 1500 में या फिर 1600 में ईस्वी में। तो इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई थी, नवंबर 1600 ईस्वी में। तो डायरेक्ट आपको 1600 ईस्वी यहाँ पर लिख देना है, सन 1600 में। तो इस तरीके से 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो यदि स्पीड में लग रही है तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 के इनमें से कौन सा अखिल भारतीय का एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे लोगों के हाथ में था। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनका जो पढ़े लिखे के भारतीयों के हाथों में इनका जो संगठन था। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, लाल बहादुर शास्त्री को, फिर जवाहरलाल नेहरू को। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को
जो है संविधान का जनक कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए 8वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था? कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जालंधर में हुआ था, लुधियाना में हुआ था, फिर कलकत्ता में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा छात्रों अमृतसर। अमृतसर में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको लिखना है कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन है। इसके पश्चात देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला एक भौतिक कारक नहीं है? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, फिर प्रौद्योगिकी। तो उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। इस तरीके से आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो चुके हैं एक से विकल्प वाले। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सभी पेपर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएगा छात्रों इसके बाद कि जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल कौन था आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में। तो देखिए उत्तर आपका इस तरीके से लिखना है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो रोक कर पूरा देखिए उत्तर तैयार कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 12वां प्रश्न आपके सामने कि चार्टर से क्या तात्पर्य है? तो चार्टर से क्या तात्पर्य है? सो उत्तर आपको लिखना है चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, ये चार्टर का अर्थ था। सो 12वें प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है आपको। 13वां प्रश्न की वन गांवों की स्थापना क्यों की गई है? वन गांवों की स्थापना क्यों की गई है? सो उत्तर आपको लिखना है, देखिए कुछ इसी तरीके से आपको लिखना है, रेलवे के स्लीपर के निर्माण के लिए पेड़ काटने के लिए मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांव की स्थापना की गई है। इसका कारण है वन गांव की स्थापना करना। सो इसी तरीके से उत्तर लिखना है 13वें प्रश्न में। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। देखिए छात्रों, मुगल सम्राट विद्रोही का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? सो इस तरीके से आपको लिख देना है छात्रों को, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली के रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोही का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। इस तरीके से 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर इस तरीके से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके पश्चात देखिए आपका 15वां प्रश्न है कि वुड के डिस्पैच से क्या आप समझते हैं? वुड के डिस्पैच से क्या समझते हैं? सो उत्तर आपको लिख देना है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन के स्थित बोर्ड ऑफिस डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। ये इसका वुड का डिस्पैच आपका हो जाएगा। सो वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाएगा कि संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो इस तरीके से उत्तर आपको लिख देना है कि इस अधिकार में के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। इस तरीके से संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको यहाँ पर मिला है। सो इस तरीके से 16वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए इसके पश्चात देखिए आपका विपक्षी दल किसे कहते हैं? सो उत्तर इस तरीके से लिखना है कि संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ये 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो रोकिए और पूरा उत्तर लिख लीजिए। 18वां प्रश्न की तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? उत्तर हो जाएगा तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने के लिए हेतु पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहा जाता है। तो इस तरीके से तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम की जाती है। 19वां प्रश्न आपके सामने देखिए, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि से क्या हानि है? क्या हानि है स्थानांतरित कृषि से आपको बताना है। सो देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि से निम्नलिखित हानियां हो सकती है। वनों का ह्रास हो सकता है, मृदा अपरदन हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। सो स्थानांतरित कृषि क्या है और इसकी क्या हानियां है, पूरा मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो देखकर आप उत्तर
लिख सकते हैं, याद करके जा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए आपका 20वां प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है आपको पूछा गया है। सो उत्तर आपकी स्क्रीन पर आपको लिखना है। देखिए लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, इसलिए लोगों को संसाधन समझा जाता है। सो 20वें प्रश्न का उत्तर ये लिख देना है। इसके पश्चात देखिए प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो आपके पिछले पेपर में थे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 21वां प्रश्न है कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। तो उत्तर आपको दिखना है। देखिए वन हमारे निम्नलिखित रूप से उपयोगी है। पहला, इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तीसरा, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। चौथा, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। अगला हो जाएगा छठवां, देखिए वनों से हमें फल, लेटस, टारपीन का तेल, गोंद आदि औषधि पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपको वनों से होने इस प्रकार उपयोगी है, आपको किस प्रकार उपयोगी है पूरा मैंने बता दिया उत्तर। सो वीडियो को देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके से याद करके जाइएगा। इसके बाद देखिए आपका 22वां प्रश्न क्या बोलता है कि एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचनाओं को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण सहित समझाइए। सो उत्तर आपको लिखना है कि हम संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिन्हें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें से देश आस्था रखता है। उदाहरण के लिए कई लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि दलदल राजनीति बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब इसे चीलों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को किया जाना चाहिए। इसके आगे आपको लिखना है, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर पर तानाशाही शासन को उनके सारे हितों के तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचनाओं को इस तरह की दूषित भावनाओं से बचाता है। तो इस तरीके से एक अच्छे संविधान की बुनियादी संरचनाओं को कैसे बचाता है आपको बता देना है। तो वीडियो देखकर आप पूरा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पश्चात देखिए आपका 23वां प्रश्न आपके सामने छात्रों की, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। सो उत्तर आपको लिखना है। देखिए कुछ इस तरीके से लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि पहला, यह उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा, वह ऐसे नियम तय करता है जिससे द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। और तीसरा आपको लिख देना है, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह का या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इस प्रकार से किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। सो 23वें प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखिए 24वां प्रश्न की, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सो उत्तर लिखने, औद्योगिक तंत्र से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। पहला, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। दूसरा, प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तीसरा, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निवेश कपास में मानव श्रम की कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रकरणों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई शामिल होंगे, वह निर्गत होगी कमीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पर छात्रों जितने भी प्रश्न थे, यहाँ पर 24वें प्रश्न का भी उत्तर हो चुका है। यहाँ 1 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न आपके आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले हैं, सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। सो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने सभी मित्रों के साथ ग्रुप में, ताकि उनकी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरीके से सभी पेपर्स आपको बताए जाएंगे। साथ में इस वीडियो को लाइक करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट वीडियो में, और किसी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।